प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। एसएनडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वाले वीडियो में हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि संविधान के अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका में जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित हुई। इनकी कहने का मतलब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो संविधान के अनुच्छेद 53 में दर्शाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है देखो सामान्यकालीन शक्ति राष्ट्रपति की, और दूसरी शक्ति है संकटकालीन शक्तियां। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका प्रधान के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग बनाया गया है। इसलिए संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की हैं, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम सामान्यकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। पहली शक्ति देखो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति, यानी संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को जो पहली शक्ति दी गई है वो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति दी गई है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान भी होता है। ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। इसमें देखो राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें ऊंचे पदाधिकारी आते हैं। इसमें देखो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की भी राष्ट्रपति इस शक्ति के तहत नियुक्ति करता है। इसके अलावा देखो महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके अन्य सदस्यों तथा विदेशों में जो राजदूत हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति इस कार्यपालिका शक्ति के तहत करता है। इसके अलावा देखो शासन को संचालन करने की शक्ति भी इसी में दी गई है। किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन का संचालन करता है, तो ये हमने पहले भी लोकसभा में पढ़ लिया है, संसद में भी पढ़ लिया है कि राष्ट्रपति संसद की जो संयुक्त दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें भाग लेते हैं। उनकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये इस प्रकार से इनके ऊपर नियुक्ति संबंधी कार्य के कारण राष्ट्रपति शासन का संचालन करता है। इसके अलावा देखो वैदेशिक संबंध की शक्ति, ये भी इसी में है। राष्ट्रपति भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होता है। वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति विदेशों में जो भारतीय दूतावास स्थित होते हैं उनमें भारतीय दूतावासों की वहाँ जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्तियाँ करता है, उनके प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है। विदेशों के राजदूत हमारे देश में जो है वह वहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उनके प्रमाण पत्रों को राष्ट्रपति स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से मतलब राष्ट्रपति अपनी प्रशासनिक
शक्ति का प्रयोग करता है। इसके अलावा इसी में देखो सैनिक क्षेत्र में शक्ति, राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति होता है। वह भारत की प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति के विषय में कानून बनाने का जो अधिकार संसद को दिया गया है। उनके ऊपर निगरानी रखता है। भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेवाओं का प्रयोग कर सकता है। तो ये सारी बातें जो है ये राष्ट्रपति की जो प्रथम शक्ति, जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, इसमें दर्शाया गया है। यानी इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति जितने भी राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति होती है जिन अधिकारियों की, वो इस कार्यपालिका संबंधी शक्ति के आधार पर करता है। इसके बाद में देखो दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। दूसरी शक्ति विधायी शक्ति है। राष्ट्रपति को इसका कार्यपालिका का प्रधान माना गया है, लेकिन इसके साथ साथ संसद का भी अंग माना गया है। तो संसद का अंग होने के कारण राष्ट्रपति को कुछ ये विधायी शक्तियाँ भी दी गई हैं, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने स्तर से करता है। तो इसमें देखो विधायी शक्ति का प्रशासन में कैसे कर सकता है। इसमें देखो राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, उस अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा भी करता है। वह प्रधानमंत्री की सिफारिश से लोकसभा को निश्चित समय से पहले भंग भी कर सकता है। ये भी इस विधायी शक्ति में आते हैं। राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा संसद का जो प्रारंभिक अधिवेशन होता है उसमें राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी लेता है, उसमें भाषण देता है। ये राष्ट्रपति का इस विधायी शक्ति में कार्य है। और राष्ट्रपति इन भाषणों के में शासन की सामान्य नीति की भी घोषणा करता है। इसके अलावा देखो इसी में दूसरा राष्ट्रपति का कार्य क्या है, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। ये हमने लोकसभा का जो गठन किया था उसमें हमने पढ़ा भी है, इसकी चर्चा भी की है कि राष्ट्रपति संसद में, ठीक है, संसद के दोनों सदन चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों के अलग अलग, जैसे मान लो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है, जो इस विधायी शक्ति में दर्शाया गया है राष्ट्रपति को। इसके अलावा देखो विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग करना, यानी संसद के दोनों सदन किसी विधेयक को पारित करने के बाद जब राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजा जाता है और राष्ट्रपति को मान लो उस विधेयक पर कुछ आशंका हो जाती है, तो राष्ट्रपति उसको संसद में वापस भेज देता है, जिसको राष्ट्रपति का निषेधाधिकार की शक्ति कहा जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा संसद में दोबारा इसको फिर से भेजा जाता है। अगर संसद ने उस विधेयक पर फिर से दोनों सदनों ने सहमति दे दी तो राष्ट्रपति को दूसरी बार स्वीकृति देने के बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। तो ये भी इस विधायी शक्ति में दर्शाया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी इस विधेयक में है। राष्ट्रपति संसद का अगर अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को कोई अति आवश्यक आदेश की आवश्यकता होगी तो संसद के
बैठक या अधिवेशन नहीं चलने के बावजूद भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसको राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहते हैं। इसमें संसद, इसका जो कार्यकाल है वो अध्यादेश जारी करने के बाद 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अध्यादेश का जो समय है जारी होने के बाद 6 सप्ताह का समय रहता है। लेकिन संसद, जो ही संसद का अधिवेशन होता है तो संसद चाहे तो उसको 6 सप्ताह से पहले भी समाप्त कर सकती है। ये संसद के पास अधिकार है। तो ये इस प्रकार की जो शक्तियां हैं, यानी संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करना, निषेधाधिकार का प्रयोग करना, अधिवेशन का प्रयोग करना, ये सारी चीज़ें हैं ये राष्ट्रपति की इस विधायी शक्ति में आती है। तीसरी देखो वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाता है। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। कहने का मतलब राष्ट्रपति के पास ये वित्तीय शक्ति भी है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद के द्वारा, यानी वित्त मंत्री, संसद में वित्त मंत्री के द्वारा या संसद के द्वारा कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की मंजूरी लेना अति आवश्यक है इस वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि धन विधेयक को वो प्रस्तुत भी करवा सकता है। वित्त विधेयक जो बनता है उसको संसद में भी प्रस्तुत करवा सकता है। लेकिन कहने का मतलब वित्त विधेयक जब पारित होगा तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में ही इस विधेयक को पारित किया जा सकता है। तीसरी शक्ति देखो न्यायिक। चौथी शक्ति है इसकी न्यायिक शक्ति। हमारे संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को न्याय संबंधी शक्ति भी दी गई है। संविधान में, हमारे संविधान में जो न्यायालय है उसको स्वतंत्र माना गया है, यानी हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी नियम हैं उनमें राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। इसके अलावा राष्ट्रपति को एक इस न्यायिक में अन्य शक्ति भी प्रदान है, इसका क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर सजा हो जाती है उसको राष्ट्रपति क्षमा भी कर सकता है या उसको बढ़ा भी सकता है। तो इस प्रकार की कुछ राष्ट्रपति के पास सामान्य कालीन शक्तियाँ हैं जो आज हमने इस वीडियो में या इस अध्याय में पढ़ा है। आज राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति के बारे में ही पढ़ेंगे। आगे राष्ट्रपति की जो संकटकालीन शक्ति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।